हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बुक थी और उसमें जो चैप्टर नंबर 8 था जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था, वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है? इस चैप्टर में हमने पढ़ा था बच्चों व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसी के साथ हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया में क्या करंट सिनेरियो है या फिर जो स्टेटस है उसके बारे में देखा था। और उसके बाद हमने बच्चों एनर्जी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। सो बच्चों, हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज इस वीडियो में, इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन 2 पार्ट्स में होगा बच्चों। एक पार्ट्स में हमने ये पहली वीडियो बनाई है, अगले पार्ट्स में अगले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हमारी अगली वीडियो आएगी। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1। सो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है और उनका सॉल्यूशन हमें किस तरह से करना है। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो टर्म है उसके बारे में बताना है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है बच्चों? इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सपोर्टिंग सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? एक सपोर्टिंग सर्विस है जो कि क्या करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो भी सपोर्ट सर्विस जो जरूरी है वो सारा क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई भी कंट्री है, कोई भी इकोनॉमी है, उसमें अगर रोड्स ना हो तो क्या हम उसको डेवलप मानेंगे? भाई उसका ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो पाएगा। जब रोड नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो पाएगा। उसी के साथ अगर एयरपोर्ट नहीं है, पोर्ट नहीं है, रेलवेज नहीं है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी यहाँ पे बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सो क्या वो हमारे लिए डेवलप है? क्योंकि ना तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं आराम से, ना ही गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो पाएगा। सो बच्चों, हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? किसी भी इकोनॉमी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो डेवलपिंग हो चाहे वो डेवलप्ड हो, सारी ही इकोनॉमी के लिए बच्चों क्या है, सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर एजुकेशन की बात करें, स्कूल और कॉलेजेस, हेल्थ केयर की बात करें, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, मेडिकल स्टोर, ठीक है बच्चों, सोशल हो गया, यूटिलिटीज हो गया, ये सारे क्या है बच्चों हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। तो बच्चों देख लेते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड supporting services in the main area of industrial and agriculture production, domestic and foreign trade and commerce। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? प्रोवाइड करता है क्या? सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। किसमें अगर हम बात करें, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो मेन हमारे सेक्टर है, कौन कौन से? इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड और कॉमर्स में क्या किया जाता है? जो हमारे तीनों सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और मैम हमारा टर्शियरी सेक्टर, तीनों की डेवलपमेंट के लिए सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। आगे हम देखेंगे, जैसे एज एग्जांपल अगर हम बात करें, रोड्स हो गया, रेलवे हो गया, पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, डैम्स हो गया, पावर स्टेशन, कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम। अगर हम कहें बैंकिंग सिस्टम, ये सब क्या है मैम हमारे? ये सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पे देख लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए तो सही। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है explain the 2 categories into which infrastructure is divided, how are both interdependent। कह रहा है क्वेश्चन कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मेनली 2 जो कैटेगरी है, पहले तो किन कैटेगरी में डिवाइड किया है, और यहीं पे कह रहा है कि जो बोथ कैटेगरीज है वो एक दूसरे पर कैसे इंडिपेंडेंट है। सो बच्चों 2 कैटेगरी, पहला है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है बच्चों सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा आपको बहुत सारे, अगर आप सर्च करोगे ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत सारे मिल जाएंगे, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों 2 इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेनली 2 इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहला इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है बच्चों सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बच्चों इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डायरेक्टली सपोर्ट करें, यानी जो सर्विसेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या इकोनॉमिक प्रोडक्शन में डायरेक्ट सपोर्ट करती है, वो सारा क्या हो गया बच्चों? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सर्विसेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं बच्चों, वो क्या हो गया? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे अगर हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें,
सो अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन में हमारा रोड्स आ गए और हाईवे आ गया, रोड्स आ गए, सॉरी रेलवे आ गया, पोर्ट्स आ गए, एयरपोर्ट्स आ गए। सो बच्चों ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया हमारा, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब बच्चों मान के चलो भाई किसी भी कंपनी ने, किसी भी इंडस्ट्री ने कोई गुड्स बनाया, ठीक है। अब बच्चों वो एक जगह बना होगा, अब उस गुड्स को दूसरी जगह, दूसरी सिटीज में या दूसरी जगह मूव करना है तो हम किसका साथ लेंगे, यानी हमें क्या चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हमें रोड्स चाहिए, या फिर रेलवे से भेजो तो रेलवे की सुविधा चाहिए, या फिर हमें मैम एयरपोर्ट से भेजो तो हमें फ्लाइट्स चाहिए। ये सारे क्या है बच्चों, ट्रांसपोर्ट है। तो बच्चों यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोडक्शन, पहले तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीज करने में जैसे एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, वो भी जरूरी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन होगा तो सही, पर बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो हमें चाहिए एक जगह से दूसरी जगह गुड्स और सर्विसेज को मूव करने के लिए। सो मैम यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डायरेक्टली यहाँ पे सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। तो हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। जो बच्चों जो सर्विसेज यहाँ पे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एसोसिएट है किससे, एनर्जी से। एनर्जी का मतलब यहाँ पे पावर से, ठीक है, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एनर्जी हो गया। ट्रांसपोर्टेशन जो हमने देखा था, ज्यादातर जो रोड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सब किस में आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन में। कम्युनिकेशन जिसमें आईटी आ गया, आपके सेल फोन आ गए, ये सब किस में आ गए बच्चों, कम्युनिकेशन में। तो हम कहेंगे इट इज डायरेक्टली सपोर्ट द इकोनॉमिक प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं किसमें, प्रोडक्शन में। आगे देखेंगे इट्स फैसिलिटेड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये क्या करते हैं बच्चों, ये यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं किसमें, यहाँ पे हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गुड्स और सर्विसेज का, और कंजप्शन कैसे हो, इनमें क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। सो बच्चों इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने समझा। अब बात कर लेते हैं बच्चों सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मैंने क्या कहा, जो क्या करता है, इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। अब इनडायरेक्टली सपोर्ट कौन कर रहा है, जैसे अगर हम बात करें, चलो एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, स्कूल या फिर कॉलेजेस का एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आप पढ़ रहे हो। अभी आपको एजुकेशन दी जा रही है। आपको एजुकेशन क्यों दी जा रही है, अभी आप पढ़ रहे हो ना, आपको क्या मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है। आपको एजुकेशन क्यों दी जा रही है, आप क्यों पढ़ रहे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो, अगर आपकी बात करें तो आप क्यों पढ़ रहे हो। अब आप कहोगे ताकि हम बड़े होके क्या करें, हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करें, हम कमाएं। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको एजुकेशन इसलिए दी जा रही है ताकि आपको क्या बनाया जा सके, एक ह्यूमन कैपिटल बनाया जा सके। अब ये ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल पे पूरा चैप्टर पढ़ रखा है हमने। ह्यूमन कैपिटल क्या है, जो हमारे ह्यूमन है उसमें क्या किया जाता है, एजुकेशन और हमारे हेल्थ का क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ताकि वो बड़े होके क्या करें, हमारी इकोनॉमी के लिए प्रोडक्शन करे, गुड्स और सर्विसेज को बढ़ावा दे, हमारी नेशनल इनकम को इंक्रीज करे, ठीक है बच्चों। सो ह्यूमन कैपिटल बन रहा है, यहाँ पे आपको बनाया जा रहा है, आपको एज ए ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने की अभी प्रोसेस चल रहा है। जब आप ह्यूमन कैपिटल बन जाओगे तो आप क्या होगे, प्रोडक्टिव होगे देश के लिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे स्कूल क्या कर रहा है, प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, पर कैसे, इनडायरेक्टली, ठीक है। वो डायरेक्ट यहाँ पे भाई इकोनॉमिक प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहा, बल्कि वो क्या बना रहा है, पहले ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा है आपको, देन आप क्या करोगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे। सो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए। सो बच्चों यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग, ये सब क्या हो गया, हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। Social infrastructure, those basic activities and services which in addition to achieving certain social objective indirectly help various economic activity। So बच्चों यहाँ पे social infrastructure क्या है, ये क्या है, बेसिक एक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जो कि एडिशन टू अचीव सर्टन सोशल ऑब्जेक्टिव, जिससे हम क्या कर सके, जो सर्टन सोशल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। इनडायरेक्टली हेल्प करता है वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी को
और ये क्या करता है बच्चों, इनडायरेक्ट हेल्प करता है वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी को, और ये ह्यूमन बीइंग के जो ओवरऑल वेलफेयर है उस पर बात करता है। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट पे ये बात करता है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी देख लिया। हमने देखा है कि दो मेन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहला इकोनॉमिक, दूसरा है सोशल, और इसी के अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे रोड्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एनर्जी हो गया, ये सारे इसी में इंक्लूड है। सोशल में क्या क्या इंक्लूड हो गया, हेल्थ हो गया, हेल्थ मतलब हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, इसके अलावा मैम एजुकेशन हो गया, ये सब हमारे सोशल में होंगे बच्चों। सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी देख लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जरा देखें तो सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बूस्ट प्रोडक्शन। ये कह रहा है कि कैसे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो बूस्ट करता है प्रोडक्शन को। सो बच्चों इसका आंसर देखेंगे, द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों वो डायरेक्टली किसको इफेक्ट करता है या डायरेक्टली किसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लेता है, तो हम कहेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, इवन सर्विस सेक्टर, उन सब का जो प्रोडक्शन है मैम उसको इंक्रीज कर लेता है। कैसे, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, जो हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर है बच्चों, उसमें क्या क्या जरूरत होती है, उसमें न्यू टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, न्यू सीड्स की जरूरत होती है जिससे ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है ताकि एक जगह से जो भी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट बना है उसको दूसरी जगह ले जाया जा सके, फर्टिलाइजर या फिर केमिकल्स जो जरूरत होते हैं वो कहाँ से आते हैं बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं। सो बच्चों इसीलिए जो हमारी एग्रीकल्चर है उसमें जरूरत है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए क्यों जरूरी है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, ये हमें पता है, कोई भी मशीनरी काम नहीं कर सकती। ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है क्योंकि जब एक बार गुड्स बन गया तो वो उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, और इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से आएगा, वो भी ट्रांसपोर्टेशन से आएगा। ठीक है बच्चों, सो इसीलिए इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिक्वायर्ड पावर, क्रेडिट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ठीक है बच्चों, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है, हमें पावर की जरूरत होती है। अब आप कहोगे मैम पावर की क्यों, तो बच्चों पावर की जरूरत होती है क्योंकि बच्चों इरिगेशन जो फैसिलिटीज है उसको कहाँ से होगी, पूरी पावर से ही पूरी होती है। जो बोरवेल्स होते हैं उसका पानी कैसे निकलेगा, या पूरे जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर पानी कहाँ से जाएगा, वो पावर के थ्रू ही जाता है। क्रेडिट, पैसे की भी जरूरत होती है, ऑब्वियसली होती है, ये तो हमने रूरल डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि क्रेडिट की जरूरत क्यों होती है। आगे हम बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की जरूरत होती है ताकि सीड्स एक जगह से दूसरी जगह जा सके, फर्टिलाइजर एक जगह से दूसरी जगह जा सके, केमिकल्स एक जगह से दूसरी जगह, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बन गया है उसको एक जगह से दूसरी जगह, यानी जो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ से बच्चों जो मंडी है वहां तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की जरूरत होती है। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में किस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है ये हमने देखा। अब बच्चों थोड़ा यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की। सो द डेफिशिएंसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीड टू फॉल इन अ प्रोडक्टिविटी। अगर बच्चों डेफिशिएंसी हुई है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की, सो उससे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। ठीक है, किसी भी सेक्टर की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, सो रिक्वायर्स मशीनरी एंड इक्विपमेंट, एनर्जी, बैंक्स एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज, मार्केटिंग फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज which include railway, roads, shipping and communication facilities etc. सो अगर हम मैम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, सो एक इंडस्ट्रीज को किस किस की जरूरत होती है, अगर हम बात करें सो जनरली मशीनरीज की जरूरत होती है प्रोडक्शन के लिए, इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, एनर्जी में बच्चों इलेक्ट्रिसिटी पावर आ गया, बैंकिंग की जरूरत होती है, पैसा कहाँ से आएगा, ट्रांजेक्शन्स कैसे होंगे, इंश्योरेंस फैसिलिटीज की जरूरत होती है, उसके अलावा मार्केटिंग फैसिलिटीज की जरूरत होती है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जिससे कि क्या होगा, रॉ मटेरियल परचेज होगा और जो फिनिश गुड है उसको सेल करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे हो गया, रोड्स हो गया, शिपिंग हो गया और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज की जरूरत होती है। अब बच्चों इसमें से कुछ भी ना हो, जैसे मान के चलो
इसमें से हम मान के चल रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ना हो। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ना हो तो कैसा होगा? तो बच्चों एक जगह मान लो कि दिल्ली में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है सो बच्चों वो देश के किसी भी कोने में पहुंच जाएगा, वो प्रोडक्ट देश के किसी भी कोने में पहुंच जाएगा, चाहे वो चेन्नई भेजना हो, चाहे वो असम भेजना हो, चाहे वो गुजरात भेजना हो, वो प्रोडक्ट कहीं पे भी पहुंच जाएगा। पर अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ना हो, यानी जैसे दिल्ली में प्रोडक्ट बन रहा है सो दिल्ली के आसपास वाले एरिया में ही लोग उस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है तो कैसे एक बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट देश के दूसरे हिस्सों में भेज सकता है? नहीं भेज सकता ना। सो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जरूरी है, ठीक है बच्चों। सो ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को दिखाती है और इन सब के लिए बच्चों क्या है, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये ना हो सो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन गिर जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। All these facilities help in rising agriculture and industrial production. ये सब क्या करते हैं, ये राइज करते हैं प्रोडक्शन को, किसमें, यहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को राइज करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखा कि क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बूस्ट कैसे करती है प्रोडक्शन को, ये हमने देखा। और आई होप सो कि आपको भी समझ में आया होगा। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जरा देखें तो सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, डू यू एग्री, एक्सप्लेन। ये कह रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है, डू यू एग्री, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में बच्चों यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है, क्या आप एग्री है, एक्सप्लेन। तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें, उस कंट्री में अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सो क्या उस कंट्री का हम डेवलपमेंट मान सकते हैं? जैसे मान लो कोई भी कंट्री है, वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बच्चों, क्या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सो मान के चलो कि वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यानी वहां बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम हो रहा है, तो क्या हम उसको मान सकते हैं डेवलप? जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इक्विपमेंट्स कैसे चल रहे हैं, मशीनरी कैसे चल रही है, और जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी से एसोसिएटेड है, क्या वो उस कंट्री वो उसका यूज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। सो हम कहेंगे मैम इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, ठीक है। सो हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। तो हम कहेंगे मैम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करता है किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और मैम ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। Infrastructure rise productivity increase investment in a different area of a economic activity, rise size of the market facilities outsourcing and employment। अगर हम बात करें सो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, राइज करता है, इंक्रीज करता है किसमें, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है इन्वेस्टमेंट में, जो डिफरेंट एरिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता है। और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है साइज ऑफ अ मार्केट, मार्केट के साइज को इंक्रीज करता है। और मैम जो आउटसोर्सिंग है उनको एंड एम्प्लॉयमेंट को क्या करता है, इनको भी फैसिलिटेट करता है। तो इसीलिए मैम हमारा यहाँ पे जरूरी है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर। Thus it is an essential support system and the economic development of the country। So हम कहेंगे ये इसीलिए हम मैम किसी भी कंट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इसीलिए मैम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडियन अगर हम बात करें जो स्टेट है या जो करंट स्टेटस है, क्या है हमारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर रूरल एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है उसका। सो अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक की कंडीशन देखें, सो अभी भी ज्यादातर हमारी पॉपुलेशन कहाँ है, रूरल एरिया में है। पॉपुलेशन कहाँ रह रही है हमारी, वो मैम रूरल एरिया में रह रही है।
रूरल एरिया में रह रही है। अब रूरल एरिया में रह रही है ज़्यादातर पॉपुलेशन और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अगर हम एनर्जी की ही बात करें, एनर्जी जो कि हीट देती है, इलेक्ट्रिसिटी या पावर प्रोवाइड करती है, सो मैम अगर अभी भी बात करें तो ज़्यादातर जो रूरल वुमेन्स है अभी भी खाना बनाने के लिए या हीट के लिए क्या यूज़ करती है, जो ट्रेडिशनल जो हमारे एनर्जी के सोर्सेस हैं, जैसे काउडंग्स हो गए या जो एग्रीकल्चर वेस्टेज हो गया या जो वुड था, उसका यूज़ करते हैं किसके लिए, खाना बनाने के लिए। सो मैम अभी भी वो लोग क्या है, अभी इतने एडवांस नहीं हुए हैं, या फिर हम कहें कि रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। जो हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वो अभी भी उसकी फैसिलिटी नहीं मिली है रूरल एरिया में। सो अगर हम बात करें द स्टेट ऑफ द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एज द फॉलो, रूरल वुमेन्स आर स्टिल यूजिंग बायोफ्यूल्स सच एज क्रॉप रेजिड्यूज, dung and fuel woods to meet their energy requirement। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है यहाँ से कहाँ से फुलफिल होती है बच्चों एनर्जी रिक्वायरमेंट, वो बायोफ्यूल का यूज करते हैं। उसी के अलावा जैसे बायोफ्यूल में अगर हम कहें तो जो एग्रीकल्चर का वेस्टेज होता है, क्रॉप रेजिड्यूज हो गया, डंग्स हो गए या फिर फ्यूल वुड्स हो गए, वुड्स का यूज करके क्या करते हैं, वो खाना बनाते हैं या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। दे वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच फ्यूल एंड वाटर एंड अदर बेसिक नीड्स। यहाँ पे जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, या फिर पीने के लिए पानी, या फिर यूज करने के लिए जो पानी लेना है, या फिर फ्यूल की जो रिक्वायरमेंट है, उनके लिए उनको बहुत ज्यादा वॉक करके जाना पड़ता है। प्रॉपर रोड्स नहीं है, ठीक है, और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज नहीं है। अगर हम बात करें द सेंसस 2001 शो दैट इन अ रूरल एरिया only 56% household have an electricity connection and 43% still use kerosene। अगर हम बात करें अभी की कंडीशन में भी, अभी जो 2001 का जो सेंसस आया था बच्चों, उस कंडीशन में भी, वैसे आप 2011 का भी लिख सकते हो, ठीक है, हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 2011 का भी आ चुका है, ठीक है बच्चों, ये 2001 का लिया है मैंने। 2001 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सो रूरल एरिया में 56% में यहाँ पे क्या आ चुका है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं। वहीं अभी तक 43% अभी भी क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और पावर है नहीं, उसकी जगह क्या यूज कर रहे हैं, केरोसिन का यूज कर रहे हैं। अबाउट 90% ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड यूज बायोफ्यूल फॉर कुकिंग। और बच्चों यहाँ पे 90% रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनमें से 90% बच्चों क्या यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए बायोफ्यूल का यूज करते हैं। अगर हम बात करें टैप वाटर अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड ओनली 24% इन अ रूरल हाउस होल्ड, कि अगर हम बात करें सिर्फ टैप वाटर की बात करें तो कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड हो गया, सिर्फ 24 जो % है हाउस होल्ड है उन्हीं को अभी तक टैप वाटर जो है फैसिलिटीज अवेलेबल है। वहीं 76 जो है बच्चों वो किस पे डिपेंड है वाटर के लिए, यहाँ पे पॉपुलेशन ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम ओपन सोर्सेज, जो ओपन सोर्सेज हैं उन पे यहाँ पे डिपेंड है। ओपन सोर्सेज क्या हो गए, वेल्स हो गए, टैंक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक हो गए, रिवर हो गए और कैनल्स हो गए, इन पे क्या है बच्चों ये डिपेंड करते हैं। तो सिर्फ 24% के पास टैप वाटर है, बाकी 76% जो है बच्चों किस पे डिपेंड हो रखे हैं, ओपन सोर्सेज से पानी पीने के लिए यहाँ पे क्या हो रखे हैं, डिपेंड हो रखे हैं। सो मैम रूरल एरिया में इस तरह की कंडीशन है, अभी भी रूरल एरिया में डेवलपमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो बच्चों ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अच्छा एक और है, अनदर स्टडी कंडक्टेड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन नोटेड बाय द 1956 एक्सेस ऑफ इम्प्रूव्ड सैनिटाइजेशन इन अ रूरल एरिया वाज ओनली 6%। अगर हम एक स्टडी की बात करें, एक रिपोर्ट की बात या स्टडी की बात करें जो कि हमारे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने कराई थी, उन्होंने कहा था यहाँ पे जो कि 1996 में हुई थी, उन्होंने कहा था सैनिटाइजेशन जो है वो रूरल एरिया में बहुत कम है, इवन 6% तक ही क्या है बच्चों सैनिटाइजेशन है, अभी इसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, सो ये हमारे थे 5 पॉइंट जो रूरल डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बता रहे हैं, उसका क्या स्टेटस है उसके बारे में हमने देखा बच्चों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी।
डिफरेंशिएटेड बिटवीन कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो ये कह रहा है कौन कौन से सिग्निफिकेंस है एनर्जी के। आगे कह रहा है डिफरेंशिएट करो कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो बच्चों एनर्जी क्यों जरूरी है, हमें एनर्जी हर चीज के लिए जरूरी है। हम सुबह उठने से लेकर बच्चों शाम को सोने तक हमारे आसपास एनर्जी ही रहती है। जैसे अगर हम मान के चलो हम अभी एनर्जेटिक हैं, ठीक है, हमने खाना वाना खा रखा है, पानी वानी पी रखा है, चाय वाय पी रखी है, हम एनर्जेटिक है। अगर बच्चों आपको 2-3 दिन तक खाना नहीं मिले, सो क्या आप एनर्जेटिक हो पाओगे? क्या आप एनर्जेटिक हो पाओगे? नहीं मैम। ठीक है, मान लो आपके पास स्मार्टफोन है बच्चों, आपने स्मार्टफोन है, ठीक है, आप उसको यूज करते हो, अगर आप उसको चार्ज नहीं करोगे सो कैसा हो जाएगा? वो डिस्चार्ज हो जाएगा मैम, वो डेड हो जाएगा। सो मैम उसी तरह हर इकोनॉमी में एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। एनर्जी डेवलपमेंट को दिखाती है। अब एनर्जी में क्या हो गया? पावर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब किस में आते हैं बच्चों? एनर्जी में आते हैं। हमें ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे बसेस होती है, रेलवे होता है, वो कैसे चलती है? ट्रेन है वो कैसे चलती है? डीजल पेट्रोल से चलती है ना बच्चों। उसी के अलावा अगर हम घर में बात करें, हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। भाई फोन चार्ज करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, टीवी चलानी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, लाइट चालू करनी है, पंखा चालू करना है, किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। वहीं खाना बनाने में बच्चों हमें किसकी जरूरत होती है? हमें गैस की जरूरत होती है। सो बच्चों ये सारे क्या है? एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी के सोर्सेज हैं जो हमें जरूरत होती है, और इनसे हमें क्या मिलता है? इससे हमें पावर मिलती है, और मैम हीट मिलती है, और इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है बच्चों। इसीलिए मैम हमें एनर्जी की जरूरत होती है। अब बच्चों एनर्जी के अगर हम सोर्सेज की बात करें, सो कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल सोर्स होते हैं। कॉमर्शियल सोर्स कौन कौन से हो गए? जिनको हम इजीली मार्केट में परचेज और सेल कर सकते हैं, वो हमारे कॉमर्शियल सोर्स हो गए। नॉन कॉमर्शियल सोर्स जो हमें मार्केट में इजीली नहीं मिल पाते और जिनको बेसिकली हम परचेज और सेल नहीं कर सकते हैं, वो हमारे नॉन कॉमर्शियल सोर्स हो गए। अब बच्चों एक एक करके समझते हैं। पहले एनर्जी के बारे में समझ लेते हैं। एनर्जी इज समथिंग दैट कैन बी प्रोड्यूस हीट, पावर लाइफ, मूव ऑब्जेक्टिव और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम एनर्जी की बात करें, सो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज समथिंग, भाई कुछ तो है। एनर्जी इज समथिंग दैट कैन प्रोड्यूस हीट, जो क्या करता है? हीट को प्रोड्यूस करता है, पावर लाइफ को प्रोड्यूस करता है, और जो ऑब्जेक्टिव है उसको मूव करता है, और प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। सो ये सब क्या है मैम? एनर्जी है, ठीक है। ये सब क्या है? एनर्जी है। आगे हम देखेंगे एनर्जी इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस of the nation. It is essential for industrial, agriculture and related area like transportation of finished good. It is also used for domestic purpose like cooking, lighting, heating, etc. अगर हम बात करें मैम एनर्जी की जरूरत क्यों है, तो बच्चों ये एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ पे? इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, ठीक है। और मैम इससे रिलेटेड जो हमारे जो सर्विसेज होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में हमें ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, वहीं। और बच्चों ये यूज़ होती है कि इसमें हमें डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ होती है। हम खाना कहाँ से बनाते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी ज़रूरत होती है, लाइक कुकिंग, लाइक कुकिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग। सो मैम ये सब हमें क्या है? हमें एनर्जी की इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आगे देखेंगे बच्चों इसी में। अच्छा ओके, सो यहाँ पे हमने ये देखा। अच्छा कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी का हमने नहीं दिखाया, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल। सो कॉमर्शियल सोर्स क्या हो गए? जिनको हम इजीली परचेज और सेल कर सके, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, बाई और सेल कर सके। जिनको हम इजीली परचेज और सेल कर सके, इनको हम परचेज और सेल नहीं कर सकते इजीली मार्केट में। अब मैम किसको किसको इजीली परचेज और सेल कर सकते हैं अगर हम बात करें? सो मैम यहां पे अगर हम बात करें, फॉसिल फ्यूल्स हो गया,
फॉसिल फ्यूल हो गया, फॉसिल फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या है, सॉरी पेट्रोल डीजल है जो क्या हो गया हमारा फॉसिल फ्यूल्स हो गया। इसके अलावा कोल हो गया, ठीक है, इसके अलावा कोल हो गया। ये क्या है मैम, हमारे कॉमर्शियल सोर्स हैं जिनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, परचेज और सेल कर सकते हैं। इसके अलावा मैम ये नॉन रिन्यूएबल है। क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि ये एक बार हमारी अर्थ से खत्म हो गए तो मैम हम इनका प्रोडक्शन नहीं कर सकते। वहीं अगर हम नॉन कॉमर्शियल सोर्स की बात करें सो मैम इसमें क्या आ गया, इसमें वुड आ गए, ठीक है, इसमें आ गया हमारा एग्रीकल्चर वेस्टेज आ गया। इसके अलावा जैसे काउडंग्स आ गए, ये सब किस में आएंगे, ये हमारे नॉन कॉमर्शियल सोर्स में आएंगे और ये रिन्यूएबल होते हैं क्योंकि मैम इनको एक बार ये खत्म हो गए तो फिर से हम इनको बना सकते हैं। सो मैम कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल सोर्स हमने देख लिए, ठीक है, दोनों ही क्या है, कन्वेंस्ड है, मतलब इनको हम ये हमें इजीली मिल सकते हैं। अगर हम रूरल एरिया में हैं सो हमें नॉन कॉमर्शियल सोर्स इजीली मिल जाएंगे, अगर हम अर्बन एरिया में तो हमें कॉमर्शियल सोर्स हैं वो इजीली मिल जाएंगे। सो दोनों ही क्या है, कन्वेंशनल है। सो मैम यहाँ पे नॉन कॉमर्शियल और कॉमर्शियल सोर्स दोनों के बारे में हमने यहाँ पे बात की। आगे देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर दी 3 बेसिक सोर्स ऑफ जनरेटिंग पावर। कौन कौन से 3 बेसिक सोर्स है बच्चों जनरेट करने के लिए पावर को। सो अगर हम बात करें, वाटर रिसोर्स है, ऑयल गैस कोल है, या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। अब बच्चों वाटर रिसोर्स में अगर हम बात करें, इट गिव हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें वाटर रिसोर्स से कैसे निकलता है, शायद आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, बड़े बड़े डैम्स होते हैं, उसमें क्या होता है बच्चों, एक जो है पानी को उसमें डाला जाता है, कोई मशीन होती है उसमें डाला जाता है, देन इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, कुछ इस तरह से ही होता है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा ऑयल गैस और कोल से होता है, दे गिव थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों जो वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ऑयल गैस और कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है। वहीं बच्चों रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है, लाइक यूरेनियम, प्लेटिनियम, दे गिव द एटॉमिक पावर और न्यूक्लियर पावर। सो बच्चों ये 3 बेसिक सोर्स हैं, कौन कौन से, वाटर हो गया, ऑयल हो गया और रेडियो एक्टिव हो गया, ठीक है। इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और मैम यहाँ पे ऑयल गैस और कोल से भी क्या होती है, यानी कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। वहीं बच्चों अगर रेडियो एक्टिव की बात करें तो रेडियो एक्टिव बहुत कम है, इन दोनों का ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, ज़्यादातर होता है बच्चों कोल से, ज़्यादातर कोल से होता है, वाटर से उससे कम में होता है और रेडियो एक्टिव बहुत ज़्यादा कम में होता है, ठीक है बच्चों। सो ये हमने देखा। अगला है मैम क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, हाउ कैन दे बी रिड्यूस्ड। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस क्या है। ये ट्रांसपोर्टेशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी का है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उनको बच्चों ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा लॉस अक्कर करना पड़ रहा है और इसको हम कैसे रिड्यूस कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। लॉस तो आपको पता ही है, जितनी कॉस्ट है जितनी कॉस्ट हुई है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में उससे कम क्या हुई है, इनकम रिसीव हुई है। अब बच्चों लॉस कैसे होगा, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस बाय रॉन्ग प्राइसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर इनएफिशिएंसी। अगर हम बात करें सो मैम जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो प्रोडक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी का, और जब वो क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसमिशन करता है सो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है। अब बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करने की वजह से क्या करते हैं, यहाँ पे जो लॉस है वो अक्कर करना पड़ता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स इज द मेन रीजन फॉर द लॉसेज। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो स्टोलन इन अ डिफरेंट एरिया विच ऑल्सो एड टू द वॉल्स ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी लॉस होता है वो कहाँ होता है, जो फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट की गई है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट की गई है, अब चार्जेस ज़्यादा है,
अब जो फार्मर है वो चार्जेस दे नहीं पाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से लॉस हो गया। ठीक है बच्चों, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी की रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है और उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, स्टॉलन कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, चोरी कर देते हैं, और इसकी वजह से भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे हम। अब बच्चों अगर हम बात करें, नेशंस एवरेज लॉस इज 20,000 करोड़, लॉस कैन बी रिड्यूस बाय हैविंग। अगर हम बात करें अभी की कंडीशन की बात करें, सो मैम यहाँ पे जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं उनको ऑलमोस्ट यहाँ पे कितने करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ है, 20,000 करोड़ का लॉस हो रखा है। और यहाँ पे जो ये लॉस है उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, सो लॉस कैन बी रिड्यूस बाय हैविंग क्या, एप्रोप्रिएट साइज ऑफ कंडक्टर्स, प्रॉपर लोड मैनेजमेंट, मेटर सप्लाई, प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क और इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ऑडिट। अगर हम बात करें तो इन 5 तरीकों से क्या किया जा सकता है, उस लॉस को कम किया जा सकता है। पहला है एप्रोप्रिएट साइज ऑफ कंडक्टर्स, जो कंडक्टर्स जो यूज होते हैं उनका एप्रोप्रिएट साइज हो। ठीक है, प्रॉपर लोड मैनेजमेंट, जो लोड मैनेजमेंट है उसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए। मैटर सप्लाई है वो ढंग से होनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, जो डिस्ट्रीब्यूशन वर्क है उसको क्या करना चाहिए, प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। आगे है बच्चों जो इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ऑडिट, और एनर्जी ऑडिट होनी चाहिए ताकि पता चलता रहे कि भाई कितना प्रोडक्शन हुआ है और सही तरह से किसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। सो ये होना चाहिए और इनकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो लॉस हो रहा है वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाट आर दी वेरियस नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या हो गया, यहाँ पे वेजिटेबल वेस्टेज या फिर एग्रीकल्चर वेस्टेज भी बोल सकते हैं अपन, फायरवुड हो गया एंड ड्राइड डंग्स हो गए। ये सब क्या है मैम, हमारे नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हम ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हैं, जिनको मार्केट में इजीली बाई और सेल नहीं किया जा सकता। और मैम ये जो है रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लोग इनका ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है जरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जस्टिफाई दैट एनर्जी क्राइसिस कैन बी ओवरकम विद द यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है जस्टिफाई द एनर्जी क्राइसिस कैन बी ओवरकम विद द यूज ऑफ रिन्यूएबल क्राइसिस। ठीक है बच्चों, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनका जो क्राइसिस है उससे हम कैसे निकल सकते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ एनर्जी क्राइसिस इन द कंट्री, द डिमांड ऑफ ऑल कॉमर्शियल फ्यूल इज मोर देन इट्स सप्लाई। जो कॉमर्शियल फ्यूल है, कॉमर्शियल फ्यूल में क्या आ गए, फॉसिल ऑयल हो गए, हमारे फॉसिल फ्यूल्स हो गए जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, इनकी डिमांड क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, वैसे वैसे इन एनर्जी की डिमांड, जो कॉमर्शियल जो एनर्जी है उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। और जो हमारा अभी एनर्जी के सोर्सेज है वो कम है, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। गवर्नमेंट इज इंकरेज द यूज ऑफ हाइडल एंड विंड एनर्जी। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो इंकरेज कर रही है लोगों को कि भाई जो हाइडल और जो विंड एनर्जी है इनका आप यूज़ करो, ये इको फ्रेंडली भी है और इनसे कोई भी नुकसान नहीं होगा हमारी नेशन को, हमारे इन्वायरमेंट को। बायोगैस जनरेशन प्रोग्राम्स हैव बीन बूस्टेड अप। अगर हम कहें बायोगैस जो जनरेशन प्रोग्राम्स है वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। फॉर आर ट्रॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया दैट वेयर सन इज एन अब्यूडेंट सोर्स, सोलर एनर्जी शुड बी गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी। वहीं बच्चों इंडिया जो कि हमारी ट्रॉपिकल कंट्री है, इंडिया जैसी जो कंट्री है वहाँ पे बच्चों जो सन है वो सबसे अच्छा सोर्स है एनर्जी का, तो हमें सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए और हमें प्रोडक्शन करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, पावर जनरेशन में इसका यूज़ करना चाहिए। और इसी वजह से जो हमारा क्राइसिस आया है कॉमर्शियल एनर्जी का वो कम हो जाएगा। सो बच्चों ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। सो बच्चों आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की है और जो क्वेश्चन है बच्चों उन पे हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। आई होप सो बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।